Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. Our today's topic is intellectual property rights. Whether you are a student of LLB, LLM या फिर आप B Pharma, IT Agriculture या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, intellectual property right एक बहुत ही common subject है in all the streams. Our today's topic is intellectual property rights and in this video we will discuss what are the theories of intellectual property rights. So let's start. According to WIPO, that is World Intellectual Property Rights Property Organization, intellectual property क्या है? Intellectual property is the creation of the mind, जैसे कि invention, literary and artistic work, design and symbols, name या फिर image जो भी हम कॉमर्स में यूज कर रहे हैं for the trade benefit, वो सभी WIPO यानी कि World Intellectual Property Organization के अंडर IP की कैटेगरी में आती है और इसके अंडर प्रोटेक्ट होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बीइंग इंटैंजिबल, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ये इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं. वी कांट टच, वी कांट सी इट, बट ये इंटैंजिबल होते हैं और ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय लॉ, जैसे कि ये हमारा कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो. इसीलिए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये सभी मैकेनिज्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर बनाए गए ताकि जो नोवेल इन्वेंशन है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके. इसके अनऑथराइज्ड यूज से कोई हमारे इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को विदाउट आवर परमिशन यूज ना करे, इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया WIPO के अंडर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ के अंडर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ IPR ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, इसके प्रोटेक्शन की जो बात है वो बहुत टाइम पहले ही हो गई थी. ये बहुत सारे फेमस फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने अपने व्यूज, कंसेप्ट और थ्योरीज के बेसिस पर ये चीज बनाई कि जो भी पर्सन इन्वेंट कर रहा है, जिस भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल माइंड, उनका लेबर यूज हो रहा है, उसे हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए. तो इस वीडियो में आज हम उन थ्योरीज को ही पढ़ेंगे वन बाय वन कि कैसे ये आइडिया सोसाइटी के माइंड में आया कि ये भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये एक स्पेशल एसेट है और हमें इसके भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए. इनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाना चाहिए. इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत सारे रिनोन्ड ज्यूरिस्ट थे जैसे कि जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम, जॉर्ज हीगल एक्सेट्रा. इन सब ने अपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरीज ऐसी बनाई जिसके बेसिस पर आज हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो लॉ है वो बना हुआ है. इनकी जो भी आइडियोलॉजीज हैं और जो भी थ्योरीज हैं ये सपोर्टिंग पिलर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट के लिए. यानी आज का जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ है वो इन्हीं ज्यूरिस्ट के, इन्हीं फिलोसोफर्स की थ्योरीज के बेसिस पर ही बनाई गई है. थ्योरीज की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सबसे पहला है नेचुरल राइट्स थ्योरी. नेचुरल राइट्स थ्योरी का जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, वो था जॉन लॉक का. नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियन थ्योरी जो जेरेमी बेंथम ने दिया था. यूटिलिटेरियन थ्योरी का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. नाम से ही पता चल रहा है जहां पर यूटिलिटी की बात हो रही है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी है. इन थ्योरीज को हम वन बाय वन आगे डिटेल में समझेंगे. थर्ड इज एथिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी जो कि एथिकल और मोरल एस्पेक्ट जो भी है IPR के, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है. एंड द लास्ट और द फोर्थ वन इज द पर्सनहुड थ्योरी. ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी प्रोफेसर कांट एंड हीगल ने. So these 4 are the basic theories of intellectual property right which is the pillar of our IPR laws. Natural right theory, utilitarian theory, ethic and reward theory and the fourth one is personhood theory. कौन से थ्योरी को कौन से ज्यूरिस्ट ने प्रोपाउंड किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी जानना जरूरी है. सबसे फर्स्ट थ्योरी की बात करें दैट इज द नेचुरल राइट थ्योरी. This theory is fundamentally based on John Locke's concept. अब हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम MCQ की बात करें तो इसके ये तो आपका फुल नोट्स के साथ है ये वीडियो. आप इनको अगर क्वेश्चन फॉर्म में आता है, लेंदी फॉर्म में, जैसे कि हमारे LLB के सेमेस्टर एग्जाम हो गए या फिर जुडिशरी के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज भी आंसर्स को लिख सकते हो. सेकंड, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हम साथ साथ में उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करे.
So the first question of MCQ that can be framed from this para is the who has propounded the natural right theory. किसने ये natural right theory propound करी थी? तो जॉन लॉक ने करी थी। कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू के लिए भी समझना जरूरी है क्योंकि इसमें से कोई भी एक दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप इन थ्योरीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सारे थ्योरीज जो है वो मोर और लेस सेम ही लग रहा है। इसलिए डीपली हम इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, सो दैट आप इन थ्योरीज को डिफरेंशिएट कर पाओ और इसमें से किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सो नेचुरल राइट थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोफेसर जॉन लॉक ने दिया था। इनका ये कहना है कि दैट एन ओनर possesses a natural right over the things that he produces with the help of his own labor and effort, either physical या फिर intellectual। जब बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात हो रही है तो उस टाइम पर जब आईपीआर के कुछ किसी भी टाइप के लॉज नहीं बने थे, उस टाइम जॉन लॉक ने ये कहा कि कोई भी पर्सन भले ही अपने फिजिकल एफर्ट से या फिर मेंटल एफर्ट से किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है तो इस पर उस पर्सन का नेचुरल राइट होना चाहिए, क्योंकि उसमें उस पर्सन का लेबर, मेंटल या फिर फिजिकल लेबर और या फिर एफर्ट जो है वो लगा रहा है। तो इसीलिए इस पर्सन का नेचुरल राइट होना चाहिए ओवर द आउटकम, ओवर जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, आइदर फिजिकल या फिर इंटेलेक्चुअल। Therefore, ownership arises from the labor and innovation of person creating it। ये कहते हैं कि ओनरशिप उसी को मिलनी चाहिए जिसका लेबर है, जिस पर्सन का इनोवेशन है, जिस पर्सन ने उसे क्रिएट किया है, ओनरशिप उसी का होना चाहिए। दिस इज अ नेचुरल राइट थ्योरी। In his perspective, a person who cultivates crops by using his own labor or creates a new invention by putting his efforts naturally obtains property right। ये कह रहे इसमें कोई क्वेश्चन और डाउट ही नहीं। नेचुरल राइट थ्योरी की बेसिस पर जॉन लॉक ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी लैंड में अपने लेबर के थ्रू कल्टीवेशन से कोई क्रॉप अगर ग्रो कर रहा है, फिजिकल एफर्ट लग रही है, मेंटल एफर्ट लग रहा है, कब पानी डालना है, कब उसमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं, जो भी अपने एफर्ट से वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है तो उसमें उसका लेबर लग रहा है, एफर्ट लग रही है, उसकी मेहनत लग रही है। उसकी वजह से जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उस पर उस पर्सन का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, नेचुरल राइट होना चाहिए, जैसे कि ये उसकी ही प्रॉपर्टी हो, क्योंकि उसमें उस पर्सन का लेबर, उसकी मेहनत और उसका एफर्ट लगा हुआ है। Similarly, the natural rights theory of intellectual property reflects that an individual naturally acquires the ownership। इनका बेसिकली ये कहना है कि हमें किसी एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत, प्रोसेस उसके लिए रजिस्टर करवाना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये इम्प्लाइड रूल की बात कर रहे हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि ये इम्प्लाइड है कि नेचुरली ये उस पर्सन का राइट उस चीज पर होगा जिसे वे अपने लेबर और एफर्ट के थ्रू उस चीज को बना रहे हैं। जैसे कि कोई ड्राइंग है, आर्ट वर्क है, कोई लिटरेचर वर्क है, इसमें क्या होता है, ऑथर अपना ओन इंटेलेक्चुअल लेबर उसमें ऐड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली उस पर्सन का, उस ऑथर का, उस पेंटर का उस पेंट पर, उस बुक पर राइट हो जाएगा। Locke based this theory on the idea that when a person put his labor in an unowned object, यहां पर ये कह रहे कि भले ही वो ऑब्जेक्ट उस पर्सन का नहीं है, लेकिन जब उसमें लेबर, अपना एफर्ट और मेहनत डाल रहा है और उसको चेंज करके एक नई चीज बना दे रहा है, एक न्यू चीज क्रिएट हो रही है, भले एक सामान वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन उस पर्सन ने उसमें क्या किया, उसमें चेंजेस कर दिए विथ हिज लेबर एंड हिज एफर्ट, इंटेलेक्चुअल एफर्ट या फिर फिजिकल एफर्ट बोथ, और एक न्यू चीज क्रिएट हो गई जिसे हम पुराने वाली चीज से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। ये एक नॉवल क्रिएशन हो गया। तो इस न्यू क्रिएशन पर उस क्रिएटर का नेचुरल राइट होता है। The creator then acquires the natural rights over the object in which he applied his intellectual labor. Once the person acquires the property rights, his original creation is protected from being used, transferred or manipulated by another person. जॉन लॉक ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जैसे ही उसने ये न्यू चीज बनाई, उस पर्सन का नेचुरल राइट उस पर क्लेम हो गया। जैसे ही उसका नेचुरल राइट क्लेम होता है, ओरिजिनल क्रिएटर के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उस पर्सन के उस इन्वेंशन को कोई भी यूज या ट्रांसफर, नो पर्सन कैन यूज और ट्रांसफर द नो पर्सन कैन यूज और ट्रांसफर या फिर मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है विदाउट हिज परमिशन। वेरी इजी, वेरी क्लियर। Moving on to the next theory, that is
यूटिलिटेरियन थ्योरी, या फिर इसे हम इंसेंटिव थ्योरी भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंसेंटिव मिल रहा है ना, यूटिलिटी मिल रही है, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें। कोई भी पर्सन कुछ अच्छा काम करने के लिए एनकरेज कैसे होता है, जब उसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी या फिर इंसेंटिव थ्योरी इसी कंसेप्ट पर बेस है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, which basically implies happiness of the maximum number of people। यूटिलिटेरियन थ्योरी का ये कहना है कि जिससे सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हो, लोग हैप्पी हो, लोगों को बेनिफिट मिले। Therefore, the conduct which causes happiness of a large number of people should be appreciated and promoted, whereas the conduct which causes displeasure to the society should be avoided or discouraged। यूटिलिटेरियन थ्योरी में जेरेमी बेंथम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से सोसाइटी एट अ लार्ज को फायदा हो रहा है, उन्हें हैप्पीनेस मिल रही है, उनका बेनिफिट हो रहा है, ऐसे हर काम को प्रमोट और एनकरेज करना चाहिए। ठीक इसके ऑपोजिट, जिस भी काम से सोसाइटी में डिस्प्लेजर हो रहा है, पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है लोगों को, ऐसे चीजों को हमें अवॉइड या फिर डिस्करेज करना चाहिए। तो जेरेमी बेंथम एंड जॉन एस मिल, ये दोनों फिलोसोफर्स के नाम को याद रखना है जिन्होंने यूटिलिटेरियन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बनाया था। तो propounded by Jeremy Bentham and John S. Mill, the concept of utilitarianism helps in socio-culture and economic progress। ओके, यूटिलिटेरियन थ्योरी के बेसिस पर ये सोशियो कल्चर को भी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी बात कर रहे हैं कि दोनों को ही फायदा होना चाहिए, सोसाइटी को भी और सोशल लेवल पर भी, कल्चरल लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी बेनिफिट होना चाहिए। As and when a person creates a product or there is technological innovations within a community, the society benefits from the advancement and progress। जैसे ही कोई पर्सन न्यू टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन बना रहा है तो उससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है और ये सोसाइटी को हैप्पीनेस एट लार्ज देता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे इनोवेशंस और क्रिएशंस को सबसे ज्यादा प्रमोट और एनकरेज करना चाहिए। सच एनकरेजमेंट, अब हम एनकरेज कैसे कर सकते हैं, है ना। एनकरेजमेंट की बात तो हम कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है हम उसे एनकरेज करना चाहिए। तो एनकरेजमेंट कैसे मिलेगा, कैसे एक पर्सन एनकरेज होगा, जब हम उसे कुछ देंगे उसके बदले में। तो हम उसे क्या दे रहे हैं, हम उसे दे रहे हैं एक्सक्लूसिव राइट्स कि वो अपने काम को जैसे मन चाहे वैसे यूज कर सकता है और उसके काम को, इसको इनोवेशंस को कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता है विदाउट हिज परमिशन। तो जैसे ही उसे राइट्स, क्योंकि पावर कैसे आती, पावर कैसे आएगा जब हम उसे एक्सक्लूसिव राइट्स देंगे। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी एम्पावर होगी और उस पर्सन के पास भी पावर और राइट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एनकरेज होगा कि मैं और अच्छा काम करूं और ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लोगों को प्लेजर दूं, उनको बेनिफिट दूं। दिस विल नॉट ओनली क्रिएट अ सेंस ऑफ मोटिवेशन टू पुट इन मोर एफर्ट्स बट वुड ऑल्सो मेक हिम बिलीव दैट ही एंड हिज वर्क आर राइटफुली रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, है ना। सिर्फ इंटरनली मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी, उन्हें ऐसा रिस्पेक्टफुल भी सोसाइटी में फील होगा और जब उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो ही विल बी प्राउड ऑफ हिज वर्क। तो इसी बेसिस पर ये यूटिलिटेरियन थ्योरी बनाएगा कि किसी भी काम को एनकरेजमेंट हम कैसे दे सकते हैं, उस काम को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, उसे एक्सक्लूसिव राइट्स देकर, उसे सोसाइटी में रेस्पेक्ट देकर, उसे सोसाइटी में रिकॉग्निशन देकर। Therefore, the authorities or administrations are expected to grant such rights and recognize their efforts। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी में जूरिस्ट ये कहते हैं, फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि हमें उन ऑथर्स को, इनोवेटर्स को उनके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन्हें स्पेशल राइट्स देने चाहिए। थर्ड इज एथिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी। An owner or creator is legally protected under IPR for his novel creation by granting him exclusive rights over the work he produces। किसी भी ओनर को, क्रिएटर को लीगली प्रोटेक्शन दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, जो भी उसकी न्यू क्रिएशन है, जिस भी काम को वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस काम के लिए ये एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, इंक्लूडिंग राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। वो एक्सक्लूसिव राइट्स में क्या क्या आता है, एक्सक्लूसिव राइट्स में आता है कि वो खुद अपनी उस चीज को एंजॉय कर सके, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके और दूसरों को एक्सक्लूड कर सके, है ना। जिस पर्सन का वो चीज है, जिस पर्सन का राइट है, उसके पास खुद का यूज करने का राइट है, साथ ही साथ वो दूसरे पर्सन को उस राइट को यूज करने से मना भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है कि विदाउट माई परमिशन यू कांट यूज माई इनोवेशंस, माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर हिज लाइक। जैसे कि सपोज अगर किसी पर्सन ने एक नॉवल लिखी है, ठीक है, उस नॉवल पर उस पर्सन का एक्सक्लूसिव राइट है, वो चाहे तो उसे पब्लिश करा के सिर्फ अपने पास ही रख सकता है,
सेकेंडली, वो उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे चाहे वैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसकी मूवी बनवा सकता है ना, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करवा सकता है। तो he can use its product in any manner, in any way he want। तो ये होता है एक्सक्लूसिव राइट, कि वो अपनी चीज को, उस पर इतना एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो अपनी चीज के साथ जो जैसा चाहे, जिस तरह से पब्लिक में इसको एक्सपोज करना चाहे वो कर सकता है। The creator is rewarded for contributing to the welfare of the society by producing his work। एक क्रिएटर को रिवॉर्ड मिलता है किस लिए? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम किया है, सोसाइटी के बेनिफिट में कुछ इनोवेशंस के थ्रू अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए however, when an ethical or moral perspective is involved while rewarding, it falls under this theory of intellectual property rights। अब हमने पहले के जो दो थ्योरीज पढ़ी उसमें सेम चीजें थी, लेकिन ये थ्योरी दोनों से डिफरेंशिएट कैसे होता है? जैसे ही उसमें एथिकल और मोरल पर्सपेक्टिव हम ऐड कर देते हैं तो ये एथिक और रिवॉर्ड थ्योरी में आ जाता है। This theory emanates from the concept that granting exclusive rights on the original work are expression of gratitude to the author for doing more than the society expects or feels that they are obliged to do। यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट देने का क्या मतलब है? हमने पीछे वाले जो थ्योरी थी यूटिलिटेरियन थ्योरी, इसमें ये समझा कि जब हम एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं तो इससे उसे एनकरेजमेंट मिल रही है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एथिक और रिवॉर्ड थ्योरी ये कह रहा है कि जब हम एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं तो इसकी ये राइट के थ्रू हम अपना थैंक यू, अपना ग्रेटिट्यूड उस पर्सन को दे रहे हैं। हम किसी को थैंक यू कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ देकर। तो उसके इनोवेशन के लिए हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे एक्सक्लूसिव राइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव राइट देने की बात हो रही है वो एज अ रिवॉर्ड देने की बात हो रही है, एज अ ट्रॉफी देने की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी काम को एथिकल और रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट से हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आईपीआर जो है वो एथिक और रिवॉर्ड थ्योरी की कैटेगरी में फॉल होती है। इट इंप्लाइज दैट अदर देन द प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक और रेम्यूनरेशन वाले प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट दिया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पर एज अ ग्रेटिट्यूड ये चीजें दी जा रही है। एथिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी सजेस्ट दैट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल वर्क the creator might have been given some reward in form of royalty or otherwise, and then the creator should be rewarded again with exclusive legal rights over his novel production। है ना, अगर किसी पर्सन ने नॉवेल लिखी है तो उसे हम एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स भी दे रहे हैं, साथ ही उसे पर्सन को रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए एज एन एथिक, सरप्लस प्लस एडवांटेज मिलना चाहिए उन्हें, सो दैट उन्हें रिस्पेक्टेबल फील हो और वो सब और ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो सोशल के बेनिफिट के लिए, सोशल की यूटिलिटी के लिए, सोसाइटी एट लार्ज बेनिफिट हो उससे, उसके लिए वो और ज्यादा से ज्यादा काम करे। So these were the three theories. Now the fourth theory is personhood theory। Jurisprudential theory में theory was propounded by the famous thinkers Immanuel Kant and George Hegel। इस theory को किसने propound किया था? Immanuel Kant and George Hegel ने। Personhood theory जो है intellectual property का, it states that while applying labor to produce some work, a person also incorporates some part of his personality in the creation। नाम से ही चीजें, आधी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। पर्सनहुड थ्योरी या फिर हम इसे पर्सनालिटी थ्योरी भी कह रहे हैं। इस थ्योरी के ज्यूरिस्ट का ये कहना है कि जब कोई पर्सन न्यू क्रिएशन कर रहा है तो उस क्रिएशन में उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी इन्वॉल्व होती है। किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी की ग्रोथ है, वो इनहेरेंट होती है, यानी नेचुरली है, इनहेरेंट है उस पर्सन में वो क्वालिटीज, इसलिए ये उसका इंटीग्रल पार्ट है उसके क्रिएटिव वर्क का। यानी वर्क में लेबर और एफर्ट जो वो पुट कर रहा है अपने इन्वेंशंस में, उस पर्सन में लेबर और एफर्ट के अलावा उस पर्सन की पर्सनालिटी भी उस काम में इन्वॉल्व हो रही है। सिंस एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड ओवर द क्रिएटिव वर्क्स and original production, the creator also gains rights over the personality that is developed during the process। अब कोई न्यू इन्वेंशन, न्यू काम हो रहा है, उसमें उस पर्सन की पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो इन्वेंशन के साथ साथ उस पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है ना। तो जब एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहे हैं उस पर्सन को, उस क्रिएटर को, उसके काम के लिए, तो साथ ही साथ ये जो बेनिफिट है ये उस पर्सन को, पर्सन के पर्सनालिटी को भी मिल रही है जो उसने गेन की है ड्यूरिंग द process of that invention। So these rights emphasize more on preserving and safeguarding the interest related to personality rather than merely protecting the monetary interest। इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स है वो ये कहते हैं कि सिर्फ मॉनेटरी इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करना है कि हमने किसी को एक्सक्लूसिव राइट दे दिए
और उसके बदले में उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, रॉयल्टी मिल जा रहा है, दैट्स इट, इट्स नॉट लाइक दैट। पर्सनालिटी थ्योरी में उस पर्सन की पर्सनालिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज किसी ने कुछ नॉवेल लिखा, उसकी जो पर्सनल क्रिटिकल थिंकिंग पावर है ना, उसकी जो अपनी पर्सनल उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसने इस तरह का किसी चीज पे सपोज रिव्यू नॉवेल लिखा है, किसी पर रिव्यू बुक लिखी है, तो इसमें उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसने ऐसा बुक या फिर ऐसा नॉवेल लिखा है। तो यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, पर्सनहुड थ्योरी में उस पर्सन की उस टाइप की पर्सनालिटी की भी बात हो रही है, उसकी उसे भी प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है। जैसे किसी का बोलने का स्टाइल है, कुछ बहुत अग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, उनका जो बोलने का तरीका है और जिस तरह से वो चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे क्या होता है, वो चीज बहुत अलग और न्यू तरीके से उभर के सामने आती है। तो इस थ्योरी में बेसिकली यही कहा गया कि जो मैटर हम लिख रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो है ही हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साथ ही जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें जो उस पर्सन की पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होके आ रही है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेबल अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अदर देन द राइट ऑफ फिजिकल एडवांटेज, सेम थिंग अगेन, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एडवांटेज की बात नहीं हो रही है, उस पर्सन की पर्सनालिटी भी उस काम में इन्फ्यूज हो रही है, उसके क्रिएशन में इन्फ्यूज हो रही है, तो उसे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब सी दिस एग्जाम्पल, ये जो लॉज है आईपीआर के, इसमें आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लिखा गया है, एज अ बुक वो चीजें लिखी गई। बट द वे आई एम प्रेजेंटिंग, जिस तरह से मैंने इन चीजों को आपके सामने प्रेजेंट किया है इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, इनको बुलेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके अपने तरीके से, जो स्पीच, जो मेरा बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका, दैट इज माई पर्सनैलिटी, माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मेरी पर्सनैलिटी भी प्रोटेक्ट होती है अंडर आईपीआर। सो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल ऑफ पर्सनहुड थ्योरी। सो दीज वेर द 4 थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके बेसिस पर आज हमारा ट्रिप्स अग्रीमेंट या फिर WIPO या फिर जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की लॉज हैं वो बनाए गए। तो जो हिस्ट्री है, जो बेसिक है हमारे लॉज का, वो यही 4 थ्योरीज हैं जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली कमेंट बिलो। थैंक यू।